कैंपस की वो सबसे पॉपुलर लड़की प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी है। यहां तक कि उसकी बड़ी सिस्टर भी प्यार के चक्कर में एकदम पागल है। जब मैं सोता हूं तो व्हाइट स्टॉकिंग्स वाली एक लड़की मेरे लेफ्ट में और ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली दूसरी लड़की मेरे राइट में लेटी होती है। यह सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब मैंने कुछ ज्यादा ही देर तक चांद को निहार लिया था। नतीजा यह हुआ कि बार के ठीक एंट्रेंस पर मैंने एक ब्यूटीफुल और शराबी लड़की को संभाल लिया। वो तो इस बात पर अड़ गई थी कि उसके घर की बिल्ली स्प्लिट्स यानी पैर फैलाकर योगा कर सकती है, और वो चाहती थी कि मैं उसे उसके घर छोड़ दूं। मुझे लगा कि वैसे भी ये मेरे रास्ते में ही है, तो मैंने काइंडनेस दिखाते हुए उसकी हेल्प कर दी। पर किसने सोचा था कि जैसे ही वो खड़ी होगी, उसकी पूरी बॉडी सीधे मेरी बाहों में आकर गिर जाएगी। वो अपने मुंह में ही न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मैंने सीधे उसे प्रिंसेस कैरी यानी गोद में उठा लिया और तेजी से उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में मैं अपनी बाहों में लेटी उस लड़की को चोरी छिपे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसकी स्टनिंग फिनिक्स जैसी खूबसूरत आंखों को नोटिस किया। वो मुझे बहुत ही मदहोश और ड्रीमी लुक के साथ घूर रही थी। एल्कोहल की वजह से उसका ओवल चेहरा एकदम सुर्ख लाल हो गया था और उसने एक टाइट व्हाइट शर्ट और फॉर्म फिटिंग मिनी स्कर्ट पहन रखी थी। क्या वो बिल्कुल किसी सिडिक्टिव स्क्यूबस क्वीन जैसी नहीं लग रही थी? बड़ी मुश्किल से उसे उसके घर के फ्रंट डोर तक ले जाने के बाद वो एक ऑक्टोपस की तरह मुझसे चिपकने लगी। उसने मुझे छोड़ने से साफ मना कर दिया था। वो लगातार अपना सिर मेरी चेस्ट पर रगड़ रही थी, जिससे मैं एकदम हेल्पलेस फील करने लगा। मुझे धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाना पड़ा और मैंने उससे डोर का पासकोड पूछा। क्या तुम्हें पासकोड याद है? जियांग हुआनिन ने एकदम मदहोशी में उस जाने पहचाने कीपैड को घूरा। उसने बिना सोचे समझे तुरंत बोल दिया, पासकोड है स्क्वायर रूट ऑफ 72 98 टू दे पावर ऑफ 99। जब मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो कमरे में एकदम पिच ब्लैक यानी घाप अंधेरा था। मेरा इरादा उसे सोफे पर लिटाकर तुरंत वहां से 9-2-11 होने का था, पर अनएक्सपेक्टेडली उसने अचानक घूमकर मुझे दीवार से पिन कर दिया। यहां तक कि उसने पैर से मारकर हमारे पीछे का दरवाजा भी बंद कर दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथ मेरे गले में डाल दिए और मेरे सिर को नीचे की तरफ खींचा, जबकि वो खुद अपने टोच यानी पंजों पर खड़ी हो गई। अगले ही सेकंड उसके सॉफ्ट लिप्स सीधे मेरे लिप्स से आकर चिपक गए। मेरा दिमाग तो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया भाई। वो बिल्कुल ग्लू की तरह मुझसे बुरी तरह चिपक गई थी। मैंने उसे कितना भी पुश करने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुई। देखते ही देखते पूरे 2.5 मिनट बीत गए। तभी दरवाजे से लॉक खुलने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद एक स्वेट और सुरीली आवाज गूंजी। हनी, तुम वापस आ गई? मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तभी अचानक ऊपर की लाइट्स ऑन हो गई। कमरे में हम तीनों एक दूसरे को एकदम स्टन होकर सन्नाटे में घूरने लगे। मेरे पर्सपेक्टिव से मेरे सामने खड़ी वो लड़की एक व्हाइट सेलर यूनिफॉर्म और लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट पहने हुए थी। उसकी वो खूबसूरत फिनिक्स जैसी आंखें, वो दिखने में बहुत जानी पहचानी लग रही थी। भाई एक सेकंड रुको जरा, क्या ये जियांग वानवान नहीं है? यूनहाई यूनिवर्सिटी की वही फेमस कैंपस बेल यानी सबसे पॉपुलर लड़की। और तो और वो मेरी क्लासमेट भी है। भले ही जियांग वानवान और मैंने कभी आपस में बात नहीं की, पर मैं इस लुक्स में एकदम किलर और ब्रेथटेकिंग चेहरे को भला कैसे भूल सकता हूं? उसने दूसरी वाली लड़की को उन्नी बुलाया। तो क्या इसका मतलब यह है कि वे दोनों सगे सिस्टर्स हैं? भाई, कैंपस बेल की बड़ी बहन ने अभी अभी मुझे जबरदस्ती किस किया है। इस समय जियांग वानवान अपने उस पुराने कोल्ड और अनअप्रोचेबल एटीट्यूड में बिल्कुल नहीं दिख रही थी। वो तो दरवाजे पर खड़ी एक क्यूरियस छोटी बहन की तरह लग रही थी, जो बस हमें मजे से ताक रही हो। उसकी सिस्टर अभी भी अपने टोच पर खड़ी थी। उसके हाथ मेरे गले में लिपटे हुए थे और उसका वो लाल चेहरा मेरे लिप्स से चिपका हुआ था, भले ही वो मुझे थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे इससे पहले कहां देखा था। सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये सीन बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर इंटीमेट हो रही हो। यही सोचते ही जियांग वानवान ने जल्दी से अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली, पर वो अपनी उंगलियों के बीच से झांकने का लालच छोड़ नहीं पाई। फिर वो दबे मुंह हंसते हुए बोली, ओ भाई साहब, ओ गॉड, तो हनी तुम अभी तक पूरी तरह घर नहीं पहुंची हो, है ना? मैं बस अपने रूम में जा रही हूं और पहले सो जाती हूं। ये कहते हुए उसने हमारे साइड से निकलकर अपने बेडरूम में जाने की कोशिश की। जियांग वानवान की ये बातें सुनकर मैं फाइनली अपने होश में वापस आया। उसने डेफिनेटली सब कुछ देख लिया था।
वो क्लियरली मुझे अपना फ्यूचर जीजू मान बैठी है। मैंने तुरंत खुद को पीछे खींचा और कहा, जल्दी आओ और मेरी थोड़ी हेल्प करो यार। तुम्हारी सिस्टर पूरी तरह से टल्ली यानी वेस्टेड हो चुकी है। वो इस समय एकदम क्रेजी बिहेव कर रही है। अगर तुम अभी चली गए तो मैं सच में तुम्हारा जीजू बन जाऊंगा। ये सुनकर जियांग वानवान एक सेकंड के लिए एकदम फ्रीज हो गई। फिर वो तुरंत पूरी सिचुएशन समझ गई। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसकी सिस्टर को मुझसे अलग करने में मेरी हेल्प करने लगी। झांग वानवान ने अपनी सिस्टर को संभाला और टेंशन में पूछा, उन्नी, तुम्हें अचानक क्या हो गया? अब तक झांग वानिन का नशा थोड़ा बहुत उतरता हुआ लग रहा था। वो मदहोशी में धीरे से बुदबुदाई, मुझे बाथरूम तक ले चलो। ये कहने के बाद उसने एक नजर मेरी तरफ देखा। ये मेरा फ्रेंड है वानवान, जल्दी करो, बाथरूम जाने में इसकी हेल्प करो। और फिर उसने अपना सिर घुमाकर मुझसे सोफे पर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहा। मैं वहीं एकदम सुन खड़ा रह गया, मानो किसी बड़ी डिलेमा यानी कशमकश में फंस गया हूं। अगर मैं अभी चला गया तो मुझे डर है कि मैं इस पूरे रायते को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आफ्टर ऑल, एक लड़की के नशे में होने पर उसके घर में होना, और ऊपर से अभी अभी हमारा एक किस भी हुआ था। पर अगर मैं नहीं जाता हूं तो यह बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, खासकर तब जब बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही हो। अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, तो मैंने चुपचाप सोफे पर बैठकर वेट करना ही ठीक समझा। बात लेने के बाद जियांग हुआनिन धीरे धीरे पूरी तरह होश में आ गई। पर जैसे ही उसे अभी अभी हुई वो क्रेजी चीज याद आई, उसका खूबसूरत चेहरा पल भर में एकदम गहरा लाल हो गया। जियांग हुआनिन ने देखा कि उसकी सिस्टर थोड़ी परेशान और सोच में डूबी दिख रही है। उसने जल्दी से फुसफुसाते हुए पूछा, तुमने आज इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर ली? और बाहर खड़ा वो लड़का आखिर कौन है? ये सवाल सुनते ही जियांग हुआनिन का एक्सप्रेशन एकदम स्टिफ यानी कड़ा हो गया। उसने गहरी सोच में अपना सिर नीचे झुका लिया। वो एक बारटेंडर के तौर पर काम करती है। कभी कभी वो कस्टमर्स के साथ सोशल ड्रिंक्स अवॉइड कर देती है, पर आज रात उसने किसी की दी हुई ड्रिंक की बस एक सिप ही ली थी और तुरंत ही उसकी पूरी बॉडी में ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो। उसका सिर घूमने लगा था। वो तो लकी थी कि आज रात वो उसे मिल गया, वरना भाई जो कॉन्सिक्वेंसेज होते उसके बारे में सोचना भी बहुत डरावना है। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं चाहती कि जियांग हुआनिन को ज्यादा पता चले। फाइनली उसने दिमाग लगाकर एक झूठ सोच ही लिया। आज बार में एक इवेंट था, मुझसे एक्सीडेंटली थोड़ी ज्यादा ड्रिंक हो गई। नेक्स्ट टाइम से मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगी, और बाहर जो लड़का खड़ा है वो मेरा कलीग है। ये सुनते ही जियांग वानवान ने तुरंत एक अच्छा, अब समझी वाला लुक दिया। तो वो तुम्हारा कलीग है? वो तो सरप्राइजिंगली काफी जेंटलमैन निकला यार। उसने तुम्हारे नशे में होने का कोई फायदा नहीं उठाया, कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की, बस वो दिखने में थोड़ा यंग लगता है। जियांग वानवान की इस दबी हुई एक्साइटमेंट को देखकर जियांग वानयान कुछ कहने ही वाली थी, पर फिर हिचकिचा गई। एंड में उसने बस धीरे से हम कह दिया। थोड़ी देर बाद दोनों सिस्टर्स नाइटी पहनकर बाथरूम से बाहर आए। जियांग वानयान ने ब्लैक लेस ट्रिम वाली एक सिल्क की नाइटी पहनी हुई थी। उससे एकदम मैच्योर और सिलेक्टिव वाइब्स आ रही थी। जबकि जियांग वानवान ने व्हाइट रैबिट प्रिंट वाली पिंक नाइटी पहनी थी, जो एकदम परफेक्ट यूथफुल और गर्लिश स्टाइल थी। फिर वे दोनों सोफे की दूसरी साइड आकर बैठ गईं। चेहरे पर अभी भी हल्की सी लाली लिए जियांग वानयान बड़े प्यार से बोली, आज मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक यू। मैंने कहा, अरे इसकी कोई बात नहीं है। जियांग वानवान ने पूरी क्यूरियोसिटी के साथ अपनी सिस्टर से पूछा, वैसे तुम्हारे इन कलीग का नाम क्या है? यह सुनकर मैंने कंफ्यूजन में जियांग वानयान की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा कि इसने मुझसे बिना पूछे मुझे एक नई आइडेंटिटी क्यों दे दी। पर जियांग वानयान की उन प्लीडिंग यानी मिन्नत करती हुई मासूम आंखों को देखकर हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच क्यों छुपा रही है, पर मुझे लगा कि जब इतनी मदद की है तो एंड तक उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए मैंने उसकी बात में हाँ मिलाना ही ठीक समझा। मेरा नाम लिन यी है, मैं तुम्हारी सिस्टर का कलीग हूं। जियांग वानवान ने मन ही मन सोचा, ये लिनी नाम और ये चेहरा आखिर इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? क्या स्कूल में इसी सेम नाम का कोई और लड़का भी है क्या? फिर जियांग वानवान ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम जियांग वानवान है। क्या अब से मैं तुम्हें लिन ओप्पा बुला सकती हूं? मैं तो अचानक एकदम स्पीचलेस हो गया। भाई साहब, ओ भाई लड़की, हम दोनों क्लासमेट्स हैं। आखिर तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है यार? इस मोमेंट पर जियांग हुआनिन को भी सिचुएशन का एहसास हुआ। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। वानवान, मुझे थोड़ी भूख लग रही है यार, क्या तुम मेरे लिए एक बाल नूडल्स कुक कर दोगी?
वो बड़े गोल वाले। जियांग हुआनिन की बात सुनकर, हालांकि वो समझ गई थी कि उसकी सिस्टर उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रही है, फिर भी उसने थोड़ा पाउट किया यानी मुंह बनाया, पर वो मान गई। जैसे ही जियांग हुआनिन किचन में गई, वो तुरंत मेरे सामने आकर बैठ गई और उसने हल्का सा झुककर मुझसे माफी मांगी। उसने बड़े सीरियस होकर कहा, आज मेरी इतनी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। मैंने कहा, अरे मेशन नॉट यार, ये तो बस एक छोटी सी चीज थी। मेरे चेहरे के इस ऑकवर्ड एक्सप्रेशन को देखकर जियांग हुआनिन को अचानक याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। ये सोचते ही उसका खूबसूरत चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया। लाओ, मैं तुम्हें थैंक्स के तौर पर कुछ पैसे सेंड कर देती हूं। ये सुनते ही मैंने हड़बड़ी में अपना हाथ हिलाया। अरे नहीं, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस इत्तेफाक से वहां मौजूद था। मैं ऐसे कैसे मान जाऊं, तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है। मेरा थैंक यू बोलना तो बनता है, पर आज मैं अपना फोन घर पर लाना भूल गई थी। ऐसा करो, तुम मेरी सिस्टर को वीचेट पर ऐड कर लो, फिर मैं उसके थ्रू तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, जियांग हुआनिन ने कहा। यह कहते हुए उसने सोफे से जियांग हुआनिन का फोन उठा लिया, उसे इस बात पर इंसिस्ट करते देख कि मैं उसकी सिस्टर को ऐड कर लूं। मेरे पास हाँ करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। मैंने सोचा कि बस एक बार ऐड कर लूं, फिर जितनी जल्दी हो सके यहां से कट लूंगा। क्या तुम अभी जा रहे हो? मैंने कहा। हाँ, अब मैं तुम दोनों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो फिर याद से वो ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लेना, थोड़ी देर में चेक करके रिसीव कर लेना। ये कहने के बाद मैं सीधे डोर से बाहर निकल आया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही जियांग वान भागती हुई बाहर देखने आई। उसे टेंशन थी कि कहीं उसने उन दोनों का मोमेंट खराब न कर दिया हो, इसलिए वो हड़बड़ी में मेरे पीछे भागी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो वही फ्रीज यानी सन्न रह गई। उसने देखा कि मैं ठीक उसके घर के सामने वाले रूम नंबर 602 के आगे खड़ा हूं और मैं दरवाजा खोलने के लिए वहां का पासकोड एंटर कर रहा था। मैंने अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ एकदम बिल्डर होकर यानी हैरान होकर देखा। एक पल बाद ही वहां एक बीप की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुल चुका था। जियांग वान ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, तो लिन ओप्पा ठीक मेरे सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। अब तक जियांग वानियान भी भागती हुई दरवाजे के पास आ चुकी थी। क्या चल रहा है? वान ने बड़े ही नखरे वाले टोन में अपनी सिस्टर से बात की। अन्नी, लिन ओप्पा तो ठीक हमारे सामने ही रहते हैं और आपने मुझे बताने तक की जहमत नहीं उठाई। जियांग वानयान ने रूम नंबर 602 में खड़े मुझ पर एकदम शॉक्ड होकर नजरें टिका दी। तुम यहां रहते हो? वेट, अन्नी, क्या आपको भी नहीं पता था कि लिन ओप्पा यही रहते हैं? मुझे सच में इस बात का कोई आइडिया नहीं था। भाई, मेरा सिर अब पहले से भी कहीं ज्यादा दुखने लगा था। मेरा प्लान तो बस चुपचाप खिसककर अपने घर वापस जाने का था, पर मुझे क्या पता था कि ये लड़की भागती हुई सीधे बाहर तक मेरा पीछा कर लेगी। सिचुएशन को बिगड़ता देख मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैं बस कुछ ही दिन पहले यहां शिफ्ट हुआ हूं। यह सुनते ही जियांग वान की आंखें चमक उठी। वाह, एक नॉर्मल कलीग का ठीक सामने वाले घर में शिफ्ट हो जाना, यह तो बहुत ही क्रेजी कोइंसिडेंस यानी कमाल का इत्तेफाक है यार। फिर वो वापस मुड़ी और जियांग वानयान से चिपते हुए लाड जताने लगी। ओनी, चलो कल लिन ओप्पा को डिनर पर अपने घर इनवाइट करते हैं। वो इतने काइंड हैं कि आपको इतनी दूर से संभालकर घर तक लेकर आए। क्या हमें उनका अच्छे से थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? लिन ही, क्या तुम कल हमारे यहां डिनर पर आओगे? चलो इसे पड़ोसी बनने की खुशी में एक छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी मान लेते हैं। तो फिर मैं आपके इस इनविटेशन को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूं। मैंने कॉलेज की उस टॉप सुंदरी की तरफ देखा जो आमतौर पर एकदम बर्फ जैसी कोल्ड यानी शांत रहती थी, पर अब वो इतनी स्वीट वॉइस में मुझे बार बार लिन ओप्पा बुला रही थी कि मेरा इस पर सवाल उठाने का भी मन नहीं हुआ। चलो जो मर्जी बुलाओ यार, वैसे भी इसमें मेरा क्या ही नुकसान हो रहा है। पर भाई, मैं इस बात को कैसे छुपाऊंगा कि हम दोनों एक्चुअली क्लासमेट्स हैं? ये सोचकर ही बहुत सिरदर्द हो रहा है। उन दोनों सिस्टर्स को बाय बोलकर मैं अपने रूम में वापस आ गया। मैं शावर लेकर बेड पर लेट गया। देखा तो रात के 1 बजे से भी ज्यादा का टाइम हो चुका था। मैं सीलिंग यानी छत को ताकते हुए बस करवटें बदलता रहा, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आज रात सच में बहुत कुछ हो गया था यार। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता, जियांग हुआनिन का मुझे किस करने का वो सीन बार बार फ्लैशबैक की तरह सामने आ जाता। मैं जितना ज्यादा इस बारे में सोच रहा था, मेरा चेहरा उतना ही ज्यादा हॉट यानी गर्म फील हो रहा था। दूसरी तरफ जियांग हुआनिन भी अपने बेड पर लेटी हुई आज जो कुछ भी हुआ था बस उसी को याद कर रही थी। वो सोच रही थी कि वो कितनी लकी है जो उसे लिन ई जैसा लड़का मिला।
वरना आज उसके साथ क्या हो जाता कुछ कहा नहीं जा सकता था। वो बार बार मेरे साथ हुए उस लंबे किस के बारे में सोचे जा रही थी। ये सोचते ही उसका चेहरा एक बार फिर एकदम लाल हो गया। अगर उसकी सिस्टर उसकी बाहों में चैन से सो नहीं रही होती तो वो अपनी इस पूरी शाइनेस यानी शर्म को बाहर निकालने के लिए बेड पर पागलों की तरह रोल करने लगती। आज की रात हम तीनों में से दो लोग पूरी तरह से जागे हुए थे। अगले दिन सुबह के ठीक 11 बज चुके थे। मैं क्लास में अपने लास्ट पीरियड के लिए रेडी हो रहा था, तभी मेरे क्लासमेट लियू काई ने मेरे डेस्क को थपथ पाया। अरे लिन यी, सुन भाई, तुझे यकीन नहीं होगा, आज सुबह किसी ने जियांग वानवान को प्रपोज यानी कन्फेस कर दिया यार। मैंने बड़े कैजुअली जवाब दिया, तो इसमें इतनी अजीब क्या बात है भला? जियांग वानवान को कोई प्रपोज नहीं कर सकता क्या? आफ्टर ऑल वो है ही इतनी ब्यूटीफुल। पर मेरे दिमाग में तुरंत उसका कल रात वाला वो क्यूट और नखरे वाला रूप आ गया, जिस स्वीट तरीके से वो मुझे लिन ओप्पा बुला रही थी। मैं सोचने लगा कि क्या कॉलेज में किसी और ने भी कभी उसका ये वाला साइड देखा है। तभी लियू काई ने बात आगे बढ़ाई। अरे ट्विस्ट तो सुन, उस बंदे ने क्लेम किया कि वो उसका पहला प्यार थी। पर सीन ये हुआ कि वही ऑन द स्पॉट पोल खुल गई कि वो नंबर 1 का प्लेवर यानी धोखेबाज है। जियांग वानवान का चेहरा एकदम कोल्ड यानी गुस्से से तमतमा गया और उसने कहा, उसे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत झूठ बोलने वालों से है। और फिर क्या, उसने आगे बढ़कर उस लड़के को एक जोरदार स्लैप यानी करारा थप्पड़ जड़ दिया। हाँ हाँ, सच में भाई, वो बंदा तो बड़ा जिगरे वाला निकला। मैंने नर्वस होकर अपने माथे से वो पसीना पोंछा जो वहां था ही नहीं, और मुझे फिर से उसकी वो लिन ओपा वाली आवाज याद आने लगी। ठीक तभी काउंसलर यानी प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड को थपथ पाया। लेक्चर शुरू करने से पहले चलो सब अपनी अटेंडेंस लगवा लो। यह सुनते ही मैं तुरंत एकदम स्ट्रेट यानी सीधा होकर बैठ गया। तभी मेरी नजर फ्रंट रो यानी पहली लाइन में चुपचाप बैठी व्हाइट कपड़ों में एक ब्यूटीफुल लड़की पर पड़ी। ओ भाई, मैं तो गया काम से। अगर जियांग वानवान को पता चल गया कि मैंने उसे झूठ बोला था तो मैं उसे दोबारा अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। रोल कॉल में जैसे ही मेरा नाम आने वाला था, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने लियू काय से कहा, ओल्ड लियू, जब मेरा टर्न आए तो मेरी प्रॉक्सी लगा देना, यानी मेरी जगह प्रेसिडेंट बोल देना, ओके? और जब तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा तो मैं तुम्हारी जगह जवाब दे दूंगा। मैं बाद में तुझे मस्त मिल्क टी पिलाऊंगा भाई। लियू काय तुरंत मान गया। जब टीचर ने लिन ही का नाम पुकारा तो उसने फौरन जवाब दिया, प्रेजेंट सर। जैसे ही लियू काई ने जवाब दिया, उसे फील हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, और जब उसने उस गेज यानी नजर का पीछा किया तो वो कोई और नहीं बल्कि सच में जियांग वानवान ही थी। लियू काई ने मेरी तरफ एकदम सस्पिशियस यानी शक भरी नजरों से देखा। अरे लिन यी, जैसे ही तेरा नाम पुकारा गया, इस कॉलेज की सुंदरी ने तुरंत पीछे मुड़कर क्यों देखा भाई? मैंने एकदम हड़बड़ाते हुए बात को घुमाने का ट्राई किया। अरे इम्पॉसिबल यार, ऐसा कुछ नहीं है, तू पक्का ओवरथिंक कर रहा है। भला मेरा उसके साथ क्या ही कनेक्शन हो सकता है? अच्छा, तो फिर तू अभी डेस्क के नीचे क्यों छुप गया था? क्या एक लड़का अपने शूलेस यानी जूते के फीते भी नहीं बांध सकता? जियांग वानवान को आगे मुड़ते देख मैंने चैन की सांस ली, पर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अब जल्दी करनी होगी। मुझे उसकी क्लास खत्म होने से पहले हर हाल में घर पहुंचना होगा, ताकि मैं उसकी सिस्टर से बात कर सकूं और उससे रिक्वेस्ट कर सकूं कि वो बड़े ही प्यार से मेरी तरफ से सिचुएशन एक्सप्लेन कर दे। क्लास के बाद मैंने जियांग वानवान के जाने का वेट किया और फिर चुपके से पिछले दरवाजे से खिसक गया। उसके बाद मैंने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल स्पीड में भगाया और सीधे उसके फ्लैट के सामने पहुंच गए। मैंने जल्दी से अपने सामने वाले दरवाजे को नॉक किया। जियांग वानैन एक बहुत ही एलिगेंट ब्लू कलर की कैमिसोल ड्रेस पहने दरवाजे पर आई। उसकी स्लिम टांगे और होम स्लीपर्स उसे एकदम परफेक्ट घरेलू लड़की वाला जेंटल वाइब दे रहे थे। लिन यी, तुम आ गए, अंदर आओ ना और बैठो। मैं बस कुकिंग ही कर रही थी। जियांग वानयान की आंखें चमक उठी। वो क्लियरली थोड़ी नर्वस दिख रही थी और उसकी वो नर्वस एनर्जी तुरंत मुझ में भी ट्रांसफर हो गई। मेरी नर्व्स तो भाई एकदम टाइट हो चुकी थी, जैसे वायलिन का कोई तार खींचा हो। वानवान अभी तक वापस नहीं आई है, तुम बस थोड़ी देर सोफे पर वेट करो, मैं जाकर इंग्रेडिएंट्स की प्रेपिंग यानी खाना बनाने की तैयारी खत्म करती हूं। यह बोलकर जियांग हुआनिन मुड़ी और सीधे किचन की तरफ बढ़ने लगी। अच्छा, वानवान घर पर नहीं है, बढ़िया है यार, अब हम दोनों अकेले हैं। जैसे ही मेरे मुंह से ये वर्ड्स निकले, मैंने नोटिस किया कि जियांग हुआनिन के एक्सप्रेशंस ऑन द स्पॉट चेंज हो गए। मैंने तुरंत हड़बड़ाते हुए सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की।
अरे, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस उसके बाहर जाने का वेट कर रहा था ताकि यहां आ सकूं। ये सुनते ही जियांग हुआनिन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने एक हाथ से अपने चेस्ट को पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने एंशियस यानी बेचैन होकर आगे 2 कदम बढ़ाए, पर मुझे अपने पास आते देख झांग वेनेन पैनिक कर गई, यानी घबरा गई और ज्यादा पीछे हटने लगी, पर उसे रियलाइज नहीं हुआ कि सोफा ठीक उसके पीछे था। उसका पैर लड़खड़ाया और वो सीधे सोफे पर जा गिरी। उसने तुरंत पास रखा एक कुशन उठाया और उसे अपने चेस्ट से कसकर चिपका लिया। वो इस समय एकदम डरी शर्मी हिरण के बच्चे जैसी लग रही थी। जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी हरकतें कुछ ज्यादा ही एब्रप्ट यानी अजीब थी, तो मैंने तुरंत अपनी वॉइस को लो करके बड़े ही जेंटल तरीके से बोलना शुरू किया। एक्चुअली झांग वानवान और मैं दोनों क्लासमेट्स हैं। बस डेली बेसिस पर हमारा ज्यादा इंटरेक्शन यानी बातचीत नहीं होती, इसलिए शायद उसे मेरा नाम याद नहीं है। कल तुमने कहा था कि हम दोनों कलीग्स और फ्रेंड्स हैं। मुझे नहीं लगता कि झूठ बोलना कोई अच्छा आइडिया था। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर वो अपनी जगह से उठी और जाने लगी। पर लियू फुजिन उसे इतनी आसानी से थोड़े ही जाने देने वाला था। उसने आज इस मील यानी खाने के लिए इतनी मेहनत की थी, और ये लड़की खाते ही सीधे रफू चक्कर होना चाहती थी। लियू फुजिन ने चेन कियान का हाथ पकड़ लिया और अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक स्माइल लाने का ट्राई किया। अरे, हम थोड़ी और बात तो कर ही सकते हैं ना। क्या पता आगे जाकर हमारी जोड़ी सच में जम जाए। अपना हाथ पकड़ा देखकर चेन कियान का पारा एकदम हाई हो गया। वो गुस्से में चिल्लाई कि उसका हाथ छोड़ो, पर यह बंदा तो भाई नंबर 1 का डीट और बेशरम निकला, वरना उस दिन बस में इसकी इतनी बेइज्जती थोड़ी ना होती। उसे अब भी हाथ ना छोड़ते देख चेन कियान ने डिसिसिवली यानी तुरंत अपना फोन निकाला और उसका चेहरा रिकॉर्ड करने लगी। हेलो एवरीवन, क्या कोई इस सिचुएशन को समझ पा रहा है? आज मेरा पाला ऐसे थके हुए और पैथेटिक आदमी से पड़ा है। हमने बस साथ में एक बार खाना क्या खाया, ये बंदा मेरा हाथ पकड़कर मुझे जाने ही नहीं दे रहा है। सच में, साला लंगूर के हाथ में अंगूर। खुद को देखा है कभी? क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है? उसके मुंह से ऐसे कड़वे वर्ड सुनकर लियू फुजिन का भी कूल यानी आपा खोने लगा। और भाई, ये वही बंदा है जो प्रोफाइल पर खुद को स्टेबल माइंडेड और जेंटल पर्सनैलिटी वाला बता रहा था। जब उसने देखा कि रेस्टोरेंट के बाकी लोग भी उनकी तरफ ताक रहे हैं और कानाफूसी कर रहे हैं, तो उसका चेहरा उतर गया और उसने एक कदम पीछे हटते हुए चेन कियान से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर जाने से पहले तुम्हें बिल स्प्लिट यानी आधा आधा पे करना होगा। इस लड़की ने बैठते ही सारे महंगे महंगे डिशेज ऑर्डर कर दिए थे। और देखो, टेबल पर अभी भी कितना सारा खाना लेफ्ट ओवर यानी झूठा बचा हुआ है। उसे तो बस वो देखकर ही अपने वॉलेट यानी जेब में दर्द महसूस हो रहा था। वो किसी भी कीमत पर उससे पैसे वसूलना चाहता था। उसकी ये बात सुनकर चेन कियान भी गुस्से से कांपने लगी और अपने फोन से लगातार रिकॉर्डिंग करते हुए बोली, एवरीवन, क्या किसी को समझ आ रहा है यहां क्या बकवास चल रही है? वो तुरंत ऑन द स्पॉट एकदम फ्रीज यानी सन होकर वहीं रुक गई। बाहर का शोर सुनकर जियांग हुआनिन ने किचन से अपना सिर बाहर निकाला। वान वान, तुम आ गए। चलो आओ, यहां बैठकर मजे करो। मैं अभी भी कुकिंग ही कर रही हूं। जियांग वान वान भागती हुई आई और सीधे सोफे पर आकर बैठ गई। हाँ हाँ अन्नी, आप जाओ अपना काम करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं आपके लिए लिन ओप्पा का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसे अभी भी मुझे लिन ओप्पा बुलाते हुए देखकर जियांग हुआनिन ने हड़बड़ी में बात को संभालने के लिए एक्सप्लेन किया। वान वान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक्चुअली कल रात मैं बस थोड़ी ज्यादा ड्रंक यानी नशे में थी। लिन यी को मैं अचानक सड़क किनारे मिल गई थी। वो उसी रास्ते से आ रहा था, इसलिए उसने बस मुझे घर पहुंचा दिया। हम दोनों कलीग्स बिल्कुल भी नहीं हैं। तो फिर आपने क्यों कहा कि आप दोनों फ्रेंड्स हो? जियांग वानवान ने शक के मारे अपनी आंखें सिकोड़ी। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी ताकि तुम फालतू में ज्यादा टेंशन ना लो। आफ्टर ऑल, लिन यी उस टाइम पर एक स्ट्रेंजर यानी अनजान लड़का ही था ना। जियांग वानवान को क्लियरली फील हो रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। पर आप दोनों कल रात किस कर रहे थे? भले ही दीदी कितनी भी ड्रंक क्यों ना हो, वो किसी एकदम अनजान बंदे को ऐसे ही किस थोड़े ही ना कर लेंगी। अगर तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है, तो तुम खुद लिन यी से पूछ सकती हो। जियांग हुआनिन ने मेरी तरफ देखा। हाँ, कल ये मुझे सच में सड़क के किनारे ही मिली थी। चूंकि वो मेरा सेम रूट था, इसलिए नूना को मैंने बस उनके घर पहुंचने में हेल्प कर दी। मैंने भी कहानी में अपना थोड़ा सा तड़का लगा दिया।
जियांग वानवान मन ही मन पूरा कैलकुलेशन लगाने लगी। उसे अभी भी लग रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। उसकी दीदी पिछले कुछ दिनों से एकदम ख्यालों में खोई खोई सी थी, पर जैसे ही लिन ओप्पा घर आए वो एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगी। भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, तुम बस उन दोनों को देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो उसने एक कंक्लूजन यानी नतीजे पर पहुंचने का डिसाइड किया। अन्नी को पक्का लिन ओप्पा पर बहुत बड़ा वाला क्रश है। क्या ये वाकई में लव एट फर्स्ट साइट यानी पहली नजर का प्यार है? जियांग वानवान को ख्यालों की दुनिया में खोया देख मैंने डिसाइड किया कि अब उसे सच बता ही देना चाहिए। एक और बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। एक्चुअली हम तो क्या मैं अभी भी तुम्हें लिन ओप्पा बुला सकती हूं ना? जियांग वानवान ने अचानक मुझे बीच में ही टोक दिया। नहीं, मेरा मतलब था कि हम थे, पर मुझे बचपन से ही हमेशा से एक बड़े भाई की चाहत थी। प्लीज लिन ओप्पा। जियांग वानवान ने अपनी बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें झपकाईं और अपना एग्यो वाला अटैक शुरू कर दिया। पर वेरे, क्या तुम्हें मुझ जैसी छोटी बहन नहीं चाहिए? यह बोलते हुए उसकी सुंदर आंखों में आंसू भरने लगे। मेरे मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। अरे बाबा, मैं पूरी तरह सरेंडर करता हूं, तुम्हें जो सही लगे वही करो। जियांग हुआनिन बस इस सीन को देखकर मुस्कुराती रही। वो मुस्कुराई तो सही, पर उसने सच बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि अभी खाने को पकने में थोड़ा और टाइम बाकी था। जियांग हुआनिन ने मुझे और जियांग वानवान को घसीटकर मोनोपोली का गेम खेलने बैठा दिया। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, बस जमीन खरीदना और रेंट कलेक्ट करना। लेकिन तभी जियांग हुआनिन ने एक पेनल्टी कार्ड निकाल लिया। वहां का माहौल अचानक से बहुत ही अजीब और ऑकवर्ड हो गया। पहले तो मैंने देखा कि जियांग हुआनिन उस कार्ड को कंफ्यूजन के साथ देख रही थी। फिर उसने मेरी और जियांग वानवान की तरफ एक नजर डाली, और उसके तुरंत बाद ही उसका चेहरा एकदम लाल टमाटर की तरह हो गया। जियांग वानवान ने देखा कि उसकी दीदी बस खामोश होकर उस कार्ड को पकड़े हुए है। उसने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, अन्नी, आखिर तुमने कार्ड में क्या ड्रॉ किया? ये कार्ड काउंट नहीं होगा, क्या मैं दोबारा ड्रॉ कर सकती हूं? जियांग वानिन का चेहरा एकदम पके हुए सेब की तरह लाल हो गया था। ये अलाउड नहीं है, गेम के रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। जियांग वानवान ने जियांग हुआनिन का ध्यान भटकते ही झपटा मारकर वह कार्ड छीन लिया। लाओ मुझे देखने दो। अपने लेफ्ट साइड में बैठे पहले प्लेयर को 5 सेकंड तक किस करो। ये पढ़ते ही मेरे मुंह में जो पानी था वो लगभग हर तरफ छिड़क गया। क्या ये वाकई में कोई प्रॉपर मोनोपोली गेम है? तुमने ये मोनोपोली सेट आखिर खरीदा कहां से था? ये वो सेट है जो मेरी रूममेट ने मुझे पहले दिया था। जियांग वानवान ने एकदम मासूमियत भरी शक्ल बनाते हुए जवाब दिया। मैंने तो इसे पहले कभी खेला भी नहीं है। तो ठीक है, मुझे कोई दूसरा कार्ड बदलने दो, जियांग हुआनिन ने कार्ड बदलने की तैयारी करते हुए कहा। लेकिन तभी जियांग वानवान को अचानक सब समझ आया। बिल्कुल नहीं, अगर हम गेम खेल रहे हैं तो हमें रूल्स तो फॉलो करने ही होंगे। जियांग वानवान की आंखें चमक उठी। उसने रूम में चारों तरफ नजर घुमाई। हम एक यू शेप्ड सोफे पर बैठे हुए थे। कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक से मैं जियांग हुआनिन के एकदम बाईं तरफ बैठा था, मतलब साफ था। वो इंसान जिसे जियांग वानिन को पेनल्टी के तौर पर किस करना था, वो मैं ही था। इतना परफेक्ट मौका जियांग वानवान भला इसे अपने हाथ से जाने कैसे दे सकती थी? जियांग हुआनिन तो ऑब्वियसली ये पेनल्टी पूरी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन के सामने ही उसे किस करना पड़ता। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ऑन द स्पॉट शर्म के मारे कहीं गायब ही हो जाएगी। मुझे भी काफी ऑकवर्ड यानी अजीब फील हो रहा था। भाई, ये पेनल्टी तो कतई हद पार कर रही थी। क्यों ना हम इस पेनल्टी को किसी और चीज से स्विच कर लें? मैंने हिचकिचाते हुए सजेस्ट किया, पर वो बोली, अरे यार ऐसा मत करो। क्या तुम दोनों पहले कभी किस नहीं कर चुके? फिर दोबारा करने में क्या बुराई है? अगर तुम्हें ये वाकई बहुत ज्यादा लग रहा है तो फिर गाल पर एक किस ही कर लो। दीदी, क्या तुम गेम में चीटिंग करने की कोशिश कर रही हो? जियांग वानवान फिर से नखरे दिखाने लगी और अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को झपकाने लगी। ठीक है, जियांग हुआनिन ने धीरे से जवाब दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। इस समय जियांग हुआनिन का छोटा सा चेहरा डर लगने तक लाल हो गया था। वो एकदम पके हुए लाल सेब जैसी लग रही थी। लिन यी, तुम अपनी आंखें बंद करो। जियांग हुआनिन की आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से घूंट भरी। ये कहना झूठ होगा कि मेरा दिल जोर से नहीं धड़क रहा था। मैं उसे फोर्स बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि वो खुद पहल कर रही थी तो मैंने भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह आंखें बंद की और अपने होठ थोड़े सिकोड़ लिए। वहीं जानी पहचानी खुशबू अब और भी करीब आती जा रही थी। आखिरकार एक अजीब सा एहसास मेरे चेहरे को छू गया। गालों पर कुछ कोमल सा महसूस हुआ जिसने मेरी सांसें थमा दी।
वैसे तो ये सिर्फ 5 सेकंड थे, पर मुझे लगा जैसे कई मिनट बीत गए हों। जब वो खुशबू दूर हुई, तभी मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। जियांग हुआनिन इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि उसका मन कर रहा था कि जमीन में गड़ जाए। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस वहां गुमसुम बैठी रही। ये जियांग वानवान ही थी जिसने इस अजीब सी खामोशी को तोड़ा। लो, पेनल्टी पूरी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर जियांग वानवान का था, पेनल्टी कार्ड निकालने का। मैंने देखा कि उसने कार्ड पलटा और इत्तेफाक से उसे भी वही पेनल्टी मिली जो जियांग हुआनिन को मिली थी। अचानक मुझे भी लगा कि ये कार्ड वाला गेम पूरी तरह से अनरीजनेबल यानी बेतुका है। क्या हमें इसे यहीं बंद कर देना चाहिए? पर तभी जियांग हुआनिन, जो अब तक खामोश थी, बोल पड़ी। वान वान, हमें गेम के रूल्स तो फॉलो करने ही चाहिए, है ना? अपनी बहन के चेहरे पर वो हल्की सी डेंजरस मुस्कान देखकर जियांग वान वान का रोने का मन कर गया, पर आंसू नहीं थे। इसे कहते हैं कर्मा, जो इतनी जल्दी वापस आ गया। जियांग हुआनिन ने जियांग वानवान के हाथ से वो कार्ड छीन लिया। कार्ड पर लिखा था, अपने दाहिनी और बैठे पहले प्लेयर को 5 सेकंड तक किस करो। ये क्या बदतमीजी है? क्या ये पूरा गेम बस किसिंग के बारे में ही है? और ये हर बार मुझे ही क्यों टारगेट कर रहा है? मुझसे अब ये और बर्दाश्त नहीं होने वाला। दोनों बहनों को भी काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था, पर जियांग हुआनिन ने अभी जो किस दिया था उसे याद करके वो पीछे हटने के मूड में नहीं थी। उसने ठान लिया था कि जियांग वानवान को ये पेनल्टी पूरी करनी ही होगी। आखिरकार जियांग वानवान शर्माते हुए बोली, ठीक है, तो लिन यी अभी अपनी आंखें बंद करो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई छोटा सा मेमना हूं जो कुर्बानी के लिए तैयार है। मैंने काफी दुखी होकर आंखें बंद की और तुरंत ही एक भीनी भीनी खुशबू मेरे नाक से टकराई। पर जैसे ही मैंने उस एहसास पर फोकस किया, मुझे कुछ गड़बड़ लगी। आखिर ये लड़की किस कहां कर रही थी? मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि जियांग वानवान ने मेरे ठीक सामने अपनी आंखें जोर से बंद कर रखी थी। अरे, तुमने मेरे होठों पर किस क्यों किया? जियांग हुआनिन भी बुरी तरह शॉक रह गई थी। केस खत्म करने के बाद जियांग वानवान ने अपनी आंखें खोली और मुझे और जियांग हुआनिन को देखने लगी। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अचानक ऐसा लगा कि जियांग वानवान को कुछ समझ आ गया। उसने जल्दी से अपना मुंह ढका, फिर उसे लगा कि यह काफी नहीं है। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। आखिरकार उसने अपना चेहरा सोफे के कुशन में गाड़ लिया। वो अजीब सा माहौल काफी देर तक बना रहा, पर 2 मिनट से भी कम समय में जियांग वानवान ने अपना टमाटर जैसा लाल चेहरा उठाया और बोली, चलो यार, आगे बढ़ते हैं। अब पेनल्टी कार्ड निकालने की मेरी बारी थी। मैंने कांपते हाथों से कार्ड उठाया क्योंकि मेरी बाईं तरफ बड़ी बहन थी और दाईं तरफ छोटी, और ये मोनोपोली सेट तो बिल्कुल भी ढंग का नहीं था। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही मैंने कार्ड पलटा, हम तीनों के तीनों संद्र गए। जैसे ही कार्ड टेबल पर रखा गया, दो छोटे छोटे सिर तुरंत टेबल के करीब आ गए। उनकी आंखें क्यूरियोसिटी से चमक रही थी। पेनल्टी ये थी कि अपने दाहिनी और बैठे पहले प्लेयर की जांघ को छूना है। 5 सेकंड के लिए जियांग हुआनिन ने मुझे एक नजर देखा, फिर अपनी स्कर्ट की तरफ देखने लगी। उसके गाल तुरंत शर्म से गुलाबी हो गए। पास ही खड़ी जियांग हुआनिन भी एकदम सन्न रह गई। इस गेम का सेंसिटिविटी लेवल बहुत ज्यादा क्रेजी होता जा रहा था और जियांग हुआनिन को देखकर लग रहा था कि वो शर्म के मारे भाप बन जाएगी। मैंने जल्दी से धीरे से सजेस्ट किया, क्यों ना हम बस यहीं रुक जाएं। जियांग हुआनिन तुरंत एग्री कर गई। बिल्कुल दीदी, चलो कुछ और खेलते हैं। जियांग हुआनिन ने हल्का सा सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं ये पेनल्टी एक्सेप्ट कर लूंगी। और उसने अपनी दूध जैसी सफेद जांघ का थोड़ा सा हिस्सा खोल दिया। ये नजारा देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से धीरे से अपना हाथ वहां रखा। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद मैंने महसूस किया कि जियांग हुआनिन की बॉडी अचानक अकड़ गई थी। मैंने हल्के से उसकी स्किन को छुआ और फिर जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। ये देखकर कि मैंने अपना हाथ हटा लिया है, जियांग हुआनिन ने तुरंत अपनी स्कर्ट नीचे कर ली और जियांग हुआनिन की देखा देखी। उसने अपना चेहरा सोफे में गहराई से छुपा लिया और बाहर निकलने से मना कर दिया। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था। सबने एक साथ फैसला किया कि इस गेम को हमेशा के लिए सील कर देना चाहिए ताकि इसे दोबारा कभी ना छुआ जाए। खेल बंद करने का फैसला करने के बाद दोनों बहनें तुरंत अपने कमरों में भाग गई। मैंने एक लंबी सांस ली और सोफे पर पस्त होकर गिर गया और अभी जो हुआ था उन एहसासों को याद करने लगा। दूर के ख्याल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे। आखिरकार मुझे ठंडे पानी से नहाना ही पड़ा, बस अपने दिल में उठ रहे अजीब से एहसासों को दबाने के लिए। घड़ी देखी तो दोपहर के सिर्फ 2:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कि थोड़ा शांत हो जाऊं और अपना नोवेल लिखूं, लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद भी
हाल ये था कि स्क्रीन पर लिखे वर्ड्स न के बराबर थे। कंप्यूटर बंद करने के बाद मैं बेड पर लेट गया और खाली नजरों से छत को घूरने लगा। मैं बस वैसे ही पड़ा रहा जब तक कि मुझे झपकी नहीं आ गई। नींद के बाद मेरा दिमाग थोड़ा क्लियर लगा तो मैं डिनर बनाने के लिए उठ गया। आमतौर पर इस टाइम तक दोनों बहनें किचन के आसपास ही मंडराती थी, लेकिन आज खाना बनाने के बाद भी वहां उनका कोई अता पता नहीं था। दोपहर की घटनाओं से उन्हें शायद काफी शौक लगा था, पर खैर खाना तो उन्हें खाना ही था, इसलिए मैंने उन दोनों को मैसेज किया उन्हें डिनर के लिए बुलाने के लिए, पर कोई रिप्लाई नहीं आया और मैं खुद ही उन्हें ढूंढने जाने वाला था। तभी दरवाजा खुला। दोनों बहनें सिर झुकाए अंदर आईं और दोनों के चेहरे हल्के लाल थे। वो मेरी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जो ऑकवर्डनेस थोड़ी कम हुई थी वो फिर से वापस आ गई और थोड़ी देर बाद हम खामोशी से डिनर टेबल पर बैठ गए। मैं ये माहौल और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे इस सन्नाटे को तोड़ना ही था। क्या कल हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? जैसे ही मैंने ये कहा, दोनों ने तुरंत ऊपर देखा और जोश में सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। क्या हमने पहले से प्लान नहीं किया था? उनका ये रिएक्शन देखकर मैं मुस्कुराया और बोला, तो डन रहा, कल टाइम पर शॉपिंग चलेंगे। डिनर खत्म करने के बाद हम सब सोफे पर आराम करने के लिए पसर गए। जियांग वान वान अचानक बोली, चलो कोई गेम खेलते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे और जियांग हुआनइन के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और हम दोनों ने एक साथ जियांग वान वान को घूरना शुरू कर दिया। ये देखकर जियांग वान वान जल्दी से बोली, अरे वो वाला गेम नहीं, बस कार्ड्स का गेम है। तब जाकर हम दोनों ने चैन की सांस ली, क्योंकि अगर फिर से वैसा कुछ करना पड़ता तो मैं सच में इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने ताश की गड्डी निकाली। जैसे ही मैं कार्ड्स बांटने वाला था, जियांग वान वान ने मुझे रोक दिया। चलो कुछ अलग खेलते हैं, तुम दोनों ताश खेलने में बहुत प्रो हो, क्यों ना पोकर खेले? पेनल्टी वही चेहरे पर कागज चिपकाने वाली थी। तो हम दोनों को कोई एतराज नहीं था और पोकर का गेम शुरू हो गया। पर थोड़ी ही देर बाद जियांग वान वान रोने धोने लगी। धत तेरी, लिन यी, अब और मत चिपकाओ। मेरा चेहरा पहले ही बढ़ चुका है। जियांग हुआनिन पास ही बैठकर उसे चिढ़ाते हुए हंसने लगी। तुम बहुत बुरा खेलती हो, फिर भी तुम्हें खेलना है, जियांग वान वान ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार तुम दोनों को मेरे हिस्से का बोझ उठाना ही होगा। इतना कहकर उसने अपने चेहरे से एक कागज उतारा और अपनी दीदी के चेहरे पर चिपका दिया। जियांग हुआनिन ने अपनी छोटी बहन को लाड प्यार से देखा और उसे अपने चेहरे पर कागज चिपकाने दिया। ये देखकर कि उसकी बहन का चेहरा भी कागज से भर गया। जियांग वान वान के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। फिर उसने तुरंत मेरी तरफ देखा, ऐसी शरारत के सामने मैं क्या कर सकता था? मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी, तो मैं चुपचाप अपना चेहरा करीब ले गया। मुझे ऐसे सहयोग करते देख जियांग वान वान की मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर हंसते हंसते उसने अपना फोन उठाया। इधर आओ, चलो एक ग्रुप फोटो लेते हैं। फिर वो सही एंगल ढूंढने लगी। मैं बीच में घुटनों के बल बैठ गया। दोनों बहनें मेरी दोनों तरफ खड़ी हो गई और हम साथ में चिल्लाए, एक दो तीन चीज। फोटो में कागज के टुकड़ों से ढके तीन सिर एक दूसरे के करीब सटे हुए थे। मैंने फोन स्क्रीन की तरफ देखा। मैं हंसते हुए बोला, यह सच में काफी अच्छी लग रही है। जियांग वान वान ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। बेशक मेरी फोटोग्राफी स्किल्स टॉप टियर है। उधर जियांग हुआ ने इन फोटो को देखकर थोड़ी खोई खोई सी लग रही थी। ये वही परिवार था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जियांग हुआने ने जल्दी से हम तीनों का एक ग्रुप चैट बनाया और फोटो उसमें सेंड कर दी। उसके बाद जियांग हुआनिन ने एक्साइटमेंट के साथ सजेस्ट किया, सब लोग इस फोटो को अपना वॉलपेपर सेट कर लो, इसे हम अपनी फैमिली फोटो मान लेते हैं। सच कहूं तो मेरे दिमाग में भी ये आइडिया आया था, पर मैंने अभी बहनों से पूछा नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि अचानक से सजेस्ट करना सही नहीं होगा। जियांग हुआनिन भी खुशी खुशी मान गई। इस फोटो को देखकर उसका दिल सुकून और गर्माहट से भर गया था। इस इमेज को देखकर मेरा मूड भी काफी अच्छा हो गया। तीनों फोन्स पर एक साथ एक जैसा वॉलपेपर लग गया। एक कतार में रखे फोन्स को देखकर सबके चेहरे पर पहले से ज्यादा बड़ी मुस्कान आ गई। अगले दिन अलार्म क्लॉक की आवाज से मेरी नींद खुली। मैं सुस्ती में उठकर बैठा। कल रात मैं फिर से देर तक अपनी कहानी लिखता रहा था। थकान के मारे मेरा सिर घूमे जा रहा था। आजकल मैं बहनों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूं, इसलिए मुझे रात को ही काम करने का टाइम मिल पाता है। जल्दी से फ्रेश हुआ। सब निपटाने के बाद मैं सोफे पर बैठकर उनका वेट करने लगा। कुछ ही देर में मुझे दरवाजे के खुलने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा और अचानक मेरी आत्मा तक खिल गई। आज दोनों बहनों ने सफेद शर्ट के साथ काली प्लीटेड स्कर्ट पहनी थी।
एक एलिगेंट और मैच्योर लग रही थी, तो दूसरी एकदम प्योर और क्यूट। वो इतनी खूबसूरत थी कि आप अपनी नजरें हटा ही नहीं सकते थे। जियांग वानवान मेरे सामने आई और गोल गोल घूमकर दिखाने लगी, और मेरा ऐसा खोया हुआ चेहरा देखकर वो हंसी और बोली, लिन यी, क्या मैं और दीदी इन मैचिंग आउटफिट्स में अच्छी लग रही हैं? मेरी नजरें अभी भी उन पर ही टिकी थी। मैं धीरे से फुसुसाए बिना नहीं रह सका, बहुत खूबसूरत, सच में हद से ज्यादा खूबसूरत। जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं थोड़ा रूड हो गया था, तो मैंने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। अब और नहीं देख सकता, ज्यादा देखा तो पक्का कोई लफड़ा हो जाएगा। आज खाना मैं बनाता हूं, तुम दोनों बस बैठो और थोड़ा रेस्ट करो। ध्यान रखना कि कपड़े गंदे ना हो जाएं। इतना कहकर मैं जल्दी से किचन की तरफ भागा, ताकि काम में लग सकूं। बाहर दोनों बहनों ने मेरा वो घबराया हुआ हाल देखा, एक दूसरे को देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। खाना खाने के बाद हम शॉपिंग मॉल गए। जैसे ही हमने मॉल के अंदर कदम रखा, दोनों बहनें एकदम फुल एनर्जी के साथ रिचार्ज हो गई और एक्साइटमेंट में इधर उधर घूमने लगी। जियांग वानवान अचानक जोश में बोली, दीदी, लिन ही, चलो ऊपर वाले अम्यूजमेंट एरिया में खेलते हैं, ओके? मुझसे और जियांग हुआनेन से हामी मिलने के बाद हम बिना किसी देरी के सीधे थर्ड फ्लोर की तरफ गए और गेम जोन में घुस गए। जियांग वानवान किसी खुशमिजाज ननी चिड़िया जैसी लग रही थी। उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थी। उसे सब कुछ ट्राई करना था। मैंने गौर किया कि जियांग हुआनिन थोड़ी हिचकिचा रही थी, तो मैंने धीरे से पूछा, दीदी हुआनिन, क्या आपको ये गेम्स पसंद नहीं? ये सुनकर जियांग हुआनिन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। ऐसी बात नहीं है, बस मैं यहां बहुत कम आती हूं। फिर तो कोई बात नहीं, मैं भी कम ही आता हूं। चलो चलते हैं। चलो वानवान के साथ मिलकर खेलते हैं। इतना कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और जियांग वानवान की तरफ बढ़ गया। अचानक हुए उस स्पर्श से जियांग वानवान थोड़ी देर के लिए सुन रह गई। मुझे अपनी बहन का हाथ पकड़े हुए देखकर जियांग वानवान की आंखें चमक उठीं। लिन यी, तुम और दीदी यहां खेलो, मुझे वो वाला एरिया चेक करने दो। अरे चलो ना, हम तीनों साथ में खेलते हैं। तुम्हारी दीदी को अभी इन चीजों की आदत नहीं है ना? कोई बात नहीं। हालांकि उन दोनों के अकेले रहने का मौका अब हाथ से निकल चुका था। तीनों का साथ में खेलना भी बहुत मजेदार था। थोड़ी देर खेलने के बाद जियांग वानवान ने कहा, आर्केड आए और क्लो मशीन ना खेलें, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहकर वो हम दोनों का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले गई, जहां क्लॉ मशीन लगी थी। बहनों के अंदर की वो बचपन वाली मस्ती एकदम जाग गई। वाओ, ये तो बहुत क्यूट है। वान वान देखो, ये तो बिल्कुल तुम्हारे कमरे में रखे स्टफ्ड रैबिट जैसा लग रहा है। कहाँ? मुझे देखने दो। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। मैंने डिसाइड कर लिया है, आज मैं घर वाले बनी के लिए एक दोस्त पक्का पकड़ कर रहूंगी। वान वान की किस्मत काफी अच्छी थी। सिर्फ 2 कोशिशों में ही उसने सफलतापूर्वक वो रैबिट पकड़ लिया। उसने जल्दी से उस स्टफ्ड रैबिट को ऊपर उठाया और एक्साइटेड होकर मुझे दिखाने लगी। लिन, ये देखो, मैंने इसे पकड़ लिया। इतना सुनकर मैंने कहा, कितनी टैलेंटेड हो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह एडोरेबल है। वान वान शर्मा गई और नखरे दिखाते हुए मुंह फुला लिया। अब मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। उसका ये क्यूट अंदाज देखकर मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उस मोमेंट को कैद कर लिया। फोटो में जियांग वानवान को गाल फुलाए हुए देखकर मेरी हंसी छूट गई। अच्छा हुआ मैं तेज था, अपनी फोटो खींचती देख जियांग वानवान तुरंत फोन छीनने के लिए झपटी। है, वो वाली फोटो बहुत बकवास है, प्लीज इसे डिलीट कर दो। ये सुनकर मैंने उसे फोटो दिखाई। ये तो इतनी सुंदर है, मैं इसे बिल्कुल डिलीट नहीं करने वाला। फोटो न डिलीट करने का मेरा पक्का इरादा देखकर जियांग वानवान बस शर्मा कर वहां से भाग गई। उसे भागता देख मैं मुस्कुराया और जियांग हुआनिन के पास गया। मैंने देखा कि जियांग हुआनिन ने अभी अभी एक टेडी बियर जीता था। जियांग हुआनिन तुरंत मेरी तरफ मुड़ी। उसकी चमकती आंखें बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी, जैसे कह रही हो, जल्दी मेरी तारीफ करो। तो मैं उसे निराश कैसे कर सकता था? इसलिए मैं मुस्कुराया और बोला, आप बहुत अच्छी हो दीदी हुआनिन, ये पपी कितना क्यूट है ना? उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरी तारीफ सुनकर उसका दिल शहद की तरह मीठा हो गया और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। मेरे सामने जो सीन चल रहा था, उसे मैं कैसे मिस कर सकता था? मैंने जल्दी से एक फोटो ली। कलेक्शन में एक और फोटो जो जुड़ गई मुझे एक्साइटमेंट में फोटो लेते देख। जियांग हुआनिन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा ब्लश किया और बोली, चलो वानवान को ढूंढते हैं और कहीं और घूमते हैं। वानवान को ढूंढने के बाद हम सब साथ में अम्यूजमेंट एरिया से बाहर निकले। जब हम एक लेडीज कपड़ों की दुकान पर पहुंचे,
तो दोनों बहनें कपड़े चुनने में बिजी हो गई, ये सोचकर कि शायद मेरे लिए वहां कुछ करने को नहीं होगा। मैंने दुकान में एक कुर्सी ढूंढी और बैठ गया, ये सोचकर कि जब तक वो कपड़े चुन रही हैं, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। लेकिन जैसे ही मैं बैठा, जियांग वानवान अपनी बहन को खींचकर मेरे पास ले आई। लिन यी, तुम्हें क्या लगता है दीदी किस आउटफिट में सबसे बेस्ट लग रही है? बात करते हुए उसने मुझे दिखाने के लिए 2 आउटफिट्स ऊपर किए, यहां तक कि उन्हें अपनी बहन पर ट्राई भी किया। उन कपड़ों में जियांग हुआनेन की कल्पना करते हुए मैंने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मुझे लगता है दीदी आप हर चीज में बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये सुनकर वान वान ने चिढ़ाते हुए कहा, देखो दीदी, मैंने कहा था ना, तुम कुछ भी पहनो लिन यी को तो वो खूबसूरत ही लगेगा। अपनी बहन से चिढ़कर जियांग हुआनेन थोड़ी शर्मिली हो गई, फिर उसने अचानक पूछा, लिन यी, वान वान इस वाले में कैसी लग रही है? ये सुनकर मैंने फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और थोड़ा सोचा। दोनों बहुत खूबसूरत हैं, पर मुझे लगता है कि वान वान पर यह सफेद वाला ज्यादा सूट कर रहा है। ये उसे और भी एनर्जेटिक और क्यूट दिखाएगा, और ये नीले वाला दीदी हुआनिन पर बहुत जमेगा। ये आउटफिट आपके ऑरा को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। जब मैंने ये कहा तो उन दोनों की आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तो फिर दीदी, चलो इन्हें ट्राई करते हैं। इतना कहकर वान वान अपनी बहन को फिटिंग रूम की तरफ ले गई और पीछे मुड़कर मुझसे कहना नहीं भूली, लिन यी, जब हम बाहर आए तो तुम्हें अपना ओपिनियन देना होगा। डील? ये सुनकर मैं बस मुस्कुरा दिया और फिटिंग रूम के बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दोनों दरवाजे एक साथ खुले। जैसे ही मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जियांग वानवान एकदम प्योर व्हाइट ड्रेस में थी। उसकी दूध जैसी गोरी स्किन उस ड्रेस में और भी ज्यादा कातिलाना लग रही थी। उसका नाजुक चेहरा और भी ज्यादा नटखट और प्यारा लग रहा था। और दूसरी तरफ नीले आउटफिट में जियांग हुआनिन की सादगी और भी उभर कर आ रही थी, बिल्कुल किसी नोबल फैमिली की लेडी जैसी। नजरें हटाना नामुमकिन था। मुझे लगा जैसे मेरी आंखें 2 हिस्सों में बंट जाएंगी इधर उधर देखते देखते। इसी पल जियांग वानवान ने मुझे टोका, लिन यी, तुमने अभी तक कोई फीडबैक नहीं दिया। कैसा है? क्या मैं और दीदी अच्छी लग रही है? बहुत ज्यादा। तुम दोनों कमाल लग रही हो। मैं जोर जोर से सिर हिलाने लगा मेरा रिएक्शन देखकर। दोनों बहनें थोड़ी शर्माने लगी, लेकिन वानवान ने चतुराई से ध्यान भटकाने की कोशिश की। मैंने उसे अपनी बहन के कान में कुछ फुसफुसाते हुए देखा, दीदी, लिन यी को तुम इस ड्रेस में बहुत पसंद आ रही हो। उसे देखो, वो बिना पलक झपकाए बस तुम्हें ही घूरे जा रहा है। यह सुनकर दीदी हुआनिन ने मेरी तरफ देखा और तुरंत हमारी नजरें मिल गई, मेरी वो खोई हुई नजरें देकर। जियांग हुआनिन ने तुरंत हार मान ली। वो शर्मा गई और अपना सिर नीचे झुका लिया। अपना प्लान कामयाब होते देख जियांग वानवान खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपनी बहन की हंसी देखकर जियांग हुआनिन ने भी उसके कान में फुसफुसाया, वानवान, लिन यी को भी तुम इस ड्रेस में बहुत पसंद आ रही हो। इस बार वानवान और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर बात वही थी। उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। उस दुकान से निकलने के बाद मैं उनके पीछे अगली दुकान में गया। एक बार चारों तरफ नजर घुमाकर मैंने सोचा, यहां सब कुछ आदमियों के कपड़े क्यों हैं? दिमाग में ढेर सारे सवालों के साथ मैं उन बहनों की तरफ मुड़ा। जियांग वानवान मुस्कुराई और बोली, लिन यी, क्या तुम भूल गए? हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हारे लिए कपड़े चुनने में मदद करेंगे। यह सुनकर मुझे अचानक याद आया कि हाँ, यही प्लान था। इसलिए मैंने अपने हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग्स नीचे रखे और बहनों के डिस्कशन खत्म करने का इंतजार करने लगा। फिर उन्होंने मुझे एक आउटफिट पकड़ाया। उन दोनों की उम्मीद भरी नजरों के सामने मैं फिटिंग रूम में चला गया। जल्दी से कपड़े बदलने के बाद मैंने दरवाजा खोला और बाहर आया। दोनों बहनें पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन दोनों की आंखें एक पल में चमक उठी। जियांग वानवान पूरी तरह एक्साइटमेंट के साथ मेरे पास आई। उसने मुझे सिर से पैर तक गौर से देखा। भाई लिन, ये आउटफिट तुम पर एकदम परफेक्ट लग रहा है। पास में खड़ी जियांग हुआनिन सहमति में अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। उनकी तारीफें सुनकर मुझे अभी भी थोड़ी शर्म और ऑकवर्डनेस फील हो रही थी। कोई ताज्जुब नहीं कि जब वो खुद कपड़े बदल रही थी तो दोनों बहनें इतनी शर्मीली क्यों लग रही थी। बस इसी तरह मेरे दोनों हाथों में छोटे बड़े शॉपिंग बैग्स भर जाने के बाद हम तीनों सेटिस्फाइड फील करते हुए मॉल से बाहर निकले। वक्त का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते अगला दिन आ गया। मैंने अंदर अपने हाथ फैलाए, सच में सोफोमोर ईयर दूसरे साल में रहना बेस्ट है। क्लासेस बहुत कम होती हैं,
जब मैं फ्रिज के पास गया और सोचा कि रिलैक्स करने के लिए सोडा निकालूं, लेकिन जैसे ही मैंने फ्रिज खोला, मैं वही का वही दंग रह गया। अंदर पानी की एक बोतल भी नहीं थी। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मुझे इतनी भीषण गर्मी में शॉपिंग के लिए बाहर निकलना ही पड़ा। जब मैं सुपरमार्केट जाते हुए गर्मी से जूझ रहा था, अचानक मेरी नजर वहां पेड़ के नीचे एक जानी पहचानी आकृति पर पड़ी। मैंने पास जाकर देखने के लिए कदम बढ़ाए। क्या ये जियांग हुआनिन नहीं है? और कौन हो सकता है? उसके पीछे जाने के बाद मैंने पूछा, दीदी हुआनिन, आप यहां क्या कर रही हैं? अचानक पीछे से आवाज सुनकर जियांग हुआनिन डर के मारे उछल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और राहत की सांस ली। मेरे सामने के उस दृश्य को थोड़ा कांपते हुए देखकर मेरा अपना जमीर भी उसके साथ थोड़ा कांप उठा। मैंने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली, वापस जियांग हुआनिन की ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। मैं काम पर जाने की प्लानिंग कर रही थी। तो फिर आप यहां खड़ी क्यों हैं? क्या गेट पर कुछ हुआ है? ये कहने के बाद मैंने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस की तरफ देखा। फिर मैंने एक आदमी को पेड़ की छांव में खड़ा देखा, जो इधर उधर चक्कर काट रहा था। शक भरी नजरों से गेट को देख रहा था और उन पहचाने कपड़ों पर नजरें टिकाए हुए था। क्या ये वही आदमी नहीं है जो उस रात जियांग हुआनिन को ढूंढ रहा था? क्या वो उसे एम्बुश करने आया है? तो मैंने जियांग हुआनिन की तरफ मुड़कर कहा, दीदी हुआनिन, मुझे इसे हैंडल करने दीजिए। जियांग हुआनिन ने मुझे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। मुझे रोकना मुमकिन नहीं था। वो बस मेरे पीछे गेट की तरफ आ सकती थी और चलते चलते बोली, लिन यी, एक मिनट रुकिए। इतना इम्पल्सिव मत बनिए। वो मेरे लिए बहुत डरी हुई थी। उसे डर था कि कहीं मेरी वजह से मुझे चोट ना लग जाए। इस वक्त मुयो अभी भी सड़क किनारे खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था, लेकिन क्योंकि उसे अभी तक अपना टारगेट नहीं मिला था, तो वो बस फ्रस्ट्रेट होकर एक आ भर सका। उस दिन उसने अपनी आंखों से जियांग हुआनिन को वो ग्लास पीते हुए देखा था। उसे लगा कि वो उसके कब्जे में आ चुकी है। वो पहले भी कई बार इस तरीके का सक्सेसफुली यूज कर चुका था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जियांग हुआनिन उसके बाद भागने में कामयाब हो जाएगी। जब तक उसे एहसास हुआ और वो उसके पीछे बाहर भागा, तब तक वो कहीं गायब हो चुकी थी। जब वो अभी भी पछतावे में डूबा हुआ था, उसने देखा कि गेट की तरफ से कोई सीधा उसकी तरफ चला आ रहा है। उसने ऊपर देखा। उसे लगा कि बंदा जाना पहचाना है, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वो कहां मिले थे। तो मुया ने मुंह पर ढेरों शक लिए पूछा, हे भाई, क्या तुम्हें कुछ काम है? मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखा और कहा, किसी का इंतजार कर रहे हो? मुया थोड़ा कंफ्यूज और पजल दिखा। उसने जवाब दिया, हाँ, मैं एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। वो बिल्डिंग नंबर 3 में रहती है। क्या तुम उसे जानते हो? ये कंफर्म होते ही मेरा चेहरा एकदम गुस्से में लाल हो गया, बिल्कुल किसी डरावने भूत की तरह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां तक उसे ढूंढते हुए आने की? ये सुनते ही मुया के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तभी जियांग हुआनिन पीछे से आ पहुंची। उसने धीरे से कहा, लिन यी, चलो यहां से चलते हैं। जियांग हुआनिन को देखकर मुया अचानक भड़क गया। मुझे लगता है उस रात हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई थी। बस मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो। इतना कहकर उसने मुझे साइड से निकलकर जियांग हुआनिन के पास जाने की कोशिश की। इस वक्त मैं खुद को और ज्यादा नहीं रोक सका। ऐसे बंदों से निपटने के लिए बातों की नहीं, फिजिकल एक्शन की जरूरत होती है। मैंने उसे एक जोरदार लात मारी और बोला, समझ आओ, मेरा पैर तुमसे बात करना चाहता है। मुया उस अचानक लात को झेल नहीं पाया और दराम से जमीन पर जा गिरा। आखिरकार उसे याद आ ही गया। तुम वही लड़के हो ना, उस रात वाले? तो तुम ही हो जिसने उसे वहां से भगाया था। यह सुनकर मैंने एक और लात मारी। हाँ, जाओ पुलिस को बुला लो, देखते हैं ऑफिसर तुमसे क्या पूछताछ करते हैं, एक और लात मारते हुए मैंने कहा। बुया बुरी तरह डर चुका था। वो लड़कियों को बेवकूफ बनाने में तो माहिर था, पर मेरे जैसे यंग और फिट बंदे के सामने वो भला कैसे टिक पाता। वो उल्टे पांव रेंगते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। ये देखकर जियांग हुआनिन जल्दी से दौड़कर आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। प्लीज, अब उसे और मत मारो। लिन यी जियांग हुआनिन। वो डर रही थी कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए या कुछ सीरियस हो गया तो पुलिस मुझे न ले जाए। जहां तक उस पिट रहे आदमी की बात है, तो वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। विया ने देखा कि मैं रुक गया हूं, तो जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। फिर भागते हुए पीछे से चिल्लाया, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जब उसका वो घटिया चेहरा ओझल हो गया, तो मैंने जियांग हुआनिन की तरफ देखा, जो अभी भी मेरा हाथ जोर से पकड़े हुए थी। अब सब ठीक है, वो जा चुका है। अगर तुम्हें वो दोबारा कभी दिखे,
तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है? मैं उसे एक और सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर जियांग हुआनिन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मेरी बांह को और जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। थोड़ी देर रोने के बाद जियांग हुआनिन उस कंधे से अनिच्छा से हटी, जो उसे बहुत शांतिपूर्ण और सुरक्षित महसूस हो रहा था। छोड़ने के बाद जियांग हुआनिन ने नम आंखों से मेरी तरफ सीधे देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एक बार फिर मेरी मदद की है। अगली बार शुक्रिया मत कहना, ठीक है? हम अब दोस्त और पड़ोसी हैं। तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज है। ओह सही, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें अभी काम पर जाना है? संयोग से मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बार बार इस तरह परेशान कैसे कर सकती हूं? मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन हम दोस्त और पड़ोसी हैं। तुम्हें वहां तक छोड़ना बिल्कुल सही है। चलो भी, चलो। ये कहते हुए मैं बार स्ट्रीट की तरफ चलने लगा। 2.5 मिनट बाद हम बार के एंट्रेंस पर पहुंच गए। दरवाजे पर एक 30 साल की महिला खड़ी थी। वो मुझे बहुत अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। उस महिला को देखकर जियांग हुआनिन ने आवाज दी, आंटी लियू। लियू शियावली ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उसने अपनी नजरें मेरी तरफ घुमा ली। जितना वो जानती थी, जियांग हुआनिन का पहले कोई क्लोज मेल फ्रेंड नहीं रहा था, इसलिए वो चाहकर भी मुझे कुछ सेकंड्स तक घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। वानियन, क्या ये लड़का तुम्हारा फ्रेंड है? ये सुनते ही जियांग वानिन ने जोर शोर से अपना सिर हिलाया। ये लिन ही है, ये मेरा फ्रेंड है। लियू शाओशुई को फिर से मेरी तरफ देखते हुए पाकर मैंने भी आगे बढ़कर उन्हें ग्रीट किया। हेलो आंटी, मेरा नाम लिन ही है। मेरा नाम लियू शाओशुई है। तुम भी वानियन की तरह मुझे आंटी लियू ही बुला सकते हो। चलो ठीक है, अंदर आओ। मेरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं। ऑफिस के अंदर जाने के बाद लियू शाओशुई का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। उसने जियांग हुआनिन की तरफ देखा। हुआनिन, तुम अचानक अपनी जॉब क्यों क्विट करना चाहती हो? इस सवाल को लेकर जियांग हुआनिन पहले से ही अपना आंसर रेडी करके आई थी। आंटी लियू, मैं कुछ और करना चाहती हूं। इस शॉप पर रहकर मैं वो काम करना चाहती हूं जो मुझे सच में पसंद है। ये सुनने के बाद लियू शाओशुई एकदम साइलेंट हो गई। जियांग हुआनिन धीरे धीरे नर्वस होने लगी। आखिर उसने अचानक ही जॉब छोड़ने के लिए कह दिया था। उसे आइडिया नहीं था कि लियू शाओशुई इस बात पर गुस्सा होगी या नहीं। पर थोड़ी देर की साइलेंस के बाद लियू शाओशुई ने फाइनली अपना सिर हिलाकर हां कह दिया। अगर तुमने अच्छे से सोच लिया है कि तुम आगे क्या करना चाहती हो, तो बिना किसी फिक्र के आगे बढ़ो। मेरी तरफ से बिल्कुल भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम हमेशा के लिए मेरे बारे में तो नहीं रह सकती। यह सुनते ही जियांग हुआनिन की जान में जान आई। उसे सच में बहुत लकी फील हुआ कि लियू शाओशुई ने उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। जी, थैंक यू सो मच आंटी लियू। इसी मोमेंट पर लियू शाओशुई की नजरें थोड़ी सी घूमी। वो मुझे एक स्क्रूटिनाइजिंग यानी एकदम शक भरी नजरों से देखने लगी। चलो, अब तुम्हारे इस फ्रेंड के बारे में बात करते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? जियांग हुआनिन, जो अभी अभी रिलैक्स हुई थी, फिर से एकदम टेंस हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई अपने बॉयफ्रेंड को पहली बार अपनी फैमिली से मिलाने लाता है। हम बस कुछ ही दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। आंटी लियू, आप प्लीज कोई टेंशन मत लो। दरअसल लिन ही ने मेरी हेल्प की थी, जिसकी वजह से हमारी जान पहचान हुई, और वैसे भी हम नेबर्स हैं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इस तरह अच्छा इंसान वाला कार्ड मिलने पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसू या रो, क्योंकि मुझे लियू शाओशुई की नजरें थोड़ी अनफ्रेंडली लगने लगी थी, जैसे मैंने उनकी बेटी को किडनैप कर लिया हो। वानिरिन, तुम थोड़ी देर के लिए जरा बाहर जाओ। मुझे तुम्हारे इस फ्रेंड से अकेले में कुछ बातें करनी है। जियांग वानिन ने जैसे ही ये सुना, वो एकदम से पैनिक हो गई। आंटी लियू, लिन ये कोई बुरे इंसान नहीं है। उसे मेरे लिए इतना परेशान होते देखकर अचानक मेरा सारा नर्वसनेस गायब हो गया। सिस्टर वानिन, कोई बात नहीं, सब ठीक है। एक्चुअली मुझे भी आंटी लियू से कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी है। वानिन, मैं तुम्हारे इस फ्रेंड के साथ कुछ गलत नहीं करने जा रही हूं। मैं बस उससे थोड़ी सी बात करना चाहती हूं। जब हम दोनों ने ही ऐसा कहा, तो वो बस खड़ी हुई और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर मुझे कॉशन किया, यानी चेताया। लिन यी, मैं दरवाजे के ठीक बाहर ही खड़ी हूं। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे तुरंत आवाज दे देना। यह देखकर लियू शाओशुई की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई। अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और इन दोनों के बीच ऐसा सीन चल रहा है। जैसे ही जियांग हुआनिन ने दरवाजा बंद किया, मैं सोचने लगा कि लियू शाओशुई को हमारे रिलेशनशिप के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूं। पर जैसे ही मैंने ऊपर देखा, वो मुझे बहुत शांति से घूरते हुए बोली, हाँ, अब बोलो।
आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? ये सुनकर मैं तो एकदम बिलविल्डर्ड यानी बुरी तरह चकरा गया। आंटी, मुझे लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग? जरा मैं भी तो सुनूं कि ये कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली जैसे ही जियांग हुआनिन ने कहा था कि वे एक दूसरे को सिर्फ 3 दिनों से जानते हैं, लियू शाओशुई ने तुरंत मुझे अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। उस रात जियांग हुआनिन के पास अपना फोन उठाने तक का टाइम नहीं था, पर बार से बाहर भागने से पहले अगर उसने बाद में अपनी सिस्टर के फोन से कांटेक्ट न किया होता तो आंटी लियू सीधे उसके घर ढूंढने पहुंच जाती। अब सिर्फ 2 दिन न मिलने के बाद जियांग हुआनिन ने अचानक जॉब क्विट करने की डिमांड कर दी। वो इस बारे में जितना भी सोचती, इसका सीधा कनेक्शन लिन यी से ही निकल रहा था। जहां तक मेरी बात है, जियांग हुआनिन के लिए लियू शाओशुई का ये प्रोटेक्टिव एटीट्यूड देखकर मैंने उनसे हेल्प मांगने का डिसीजन लिया। आंटी लियू, क्या आप जानती हैं कि सिस्टर हुआनिन ने अचानक अपनी जॉब क्यों क्विट की? पक्का इसमें तुम्हारा ही हाथ है ना? वो जो उसने शॉप खोलने के बारे में बात की थी, क्या तुमने ही उसे ये सब बोलने के लिए उकसाया था? सिर्फ तुम्हारी वजह से? वो तो अब मुझसे झूठ बोलना भी सीख गई है। ये सुनकर मैं सच में हैरान रह गया। पता चला कि लियू शाओशुई ने जियांग हुआनिन की बातों को पहले ही पकड़ लिया था। वो जानती थी कि उसे बस बहलाया जा रहा है। हाँ, ये बात सच है कि इसका कनेक्शन मुझसे है, पर मैंने सच में उसे ये सब बातें बोलने के लिए नहीं कहा था। वो बस आपको सच नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप फालतू में परेशान हो। लियू शाओशुई ने यह सुनकर अपने तेवर बदले और पूछा, एक्चुअली हुआ क्या था? ये देखकर मैंने उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सब सच सच बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद उसके माथे पर सिकन और ज्यादा बढ़ गई। उसके चेहरे पर एक थॉटफुल सा एक्सप्रेशन आ गया। इनफैक्ट वो ऑलरेडी 80-90% इस बात पर यकीन कर चुकी थी, क्योंकि वो जियांग हुआनिन के नेचर को अच्छे से जानती थी कि अगर उसके साथ कोई नाइंसाफी हो तो वो चुपचाप अकेले ही सब बर्दाश्त कर लेती है। पर जो कदम उठाना जरूरी था वो तो उठाना ही था। फिर लियू शाओशुई ने एक फोन कॉल किया। देखते ही देखते बार के कई कलीग्स जो आमतौर पर जियांग हुआनिन के साथ काम करते थे, अंदर आ गए। जैसे ही दरवाजा खुला, जियांग हुआनिन ने दरवाजे के गैप के पास अपना सिर झुकाया और अंदर झांकने की कोशिश की। मैंने मुस्कुराकर उसे एक विंक कर दिया, यानी आंख मार दी। इससे फाइनली उसका माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ। जब सब लोग वहां आ गए तो लियू शाओशुई ने एक एक करके उनसे पूछताछ शुरू की और उसे पता चला कि कोई सच में बार बार यांग वानिन को हरास कर रहा था। यह जानते ही उसका चेहरा गुस्से से एकदम डार्क हो गया। कुछ और सवाल पूछने के बाद उसने सबको इंस्ट्रक्शन दिए कि अगर दोबारा ऐसा कोई सीन हो तो तुरंत रिपोर्ट करें, और फिर उन्हें जाने दिया। धड़ाम, लियू शाओशुई ने गुस्से में अपना हाथ डेस्क पर दे मारा। उसकी इतनी हिम्मत की वो वानिन पर बुरी नजर डाले। लगता है इस कचरे के जीने के दिन अब पूरे हो चुके हैं। ऐसा बोलते हुए उसने अपना फोन उठाया और डायल किया। हेलो, तुमने ही कहा था ना कि तुम कुछ भी हैंडल कर सकते हो। जरा मेरे लिए एक बंदे की इन्वेस्टिगेशन करो। ये सुनकर तो मुझे ठंडे पसीने आने लगे। भाई, आखिर ये करने क्या वाली है? जब लियू शाओशुई ने फोन नीचे रखा, तब जाकर मैंने बोलने की हिम्मत जुटाई। आंटी लियू, अगर मैं पूछ सकूं तो आपका आगे का क्या प्लान है? यह सुनकर लियू शाओशुई ने मुझे एक मीनिंगफुल लुक दिया। मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार इस नंबर पर कॉल किया है, पर अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए वहां जाने का अरेंजमेंट कर सकती हूं, ताकि तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। यह सुनते ही मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपना सिर हिला दिया। नहीं नहीं, थैंक यू, मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं ज्यादा ना जानूं। पर थोड़ा हेजिटेट करने के बाद मैंने आगे कहा, आंटी लियू, हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे वो बंदा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। मुझे ऐसा कहते देख लियू शाओशुई थोड़ी इंटरेस्टेड नजर आए। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? उसके उलिये से तो लगता है कि वो ये काम पहली बार नहीं कर रहा है। पता नहीं उसके चक्कर में कितनी और लड़कियां विक्टिम बनी होंगी। हम इस एरिया के आसपास से पूछताछ करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ और सुराग मिल जाएं, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर नहीं भी मिले तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। पूरी बात सुनने के बाद लियू शाओशुई ने थोड़ा सोचा और अपना सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, मैं इस बारे में आगे डिस्कस करने के लिए किसी को ढूंढती हूं। उनकी ये बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा रिलीफ फील हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो इस बात को बहुत सीरियसली ले रही हैं। पर तभी लियू शाओशुई ने अचानक मुझसे पूछा, तुम्हारा वानयिन के बारे में क्या सोचना है? मैं इस सवाल से थोड़ा हैरान रह गया। आपके कहने का क्या मतलब है? जरा मेरा चेहरा तो देखिए।
लियू शाओशुई काफी देर तक मुझे घूरती रहीं, फिर उन्होंने एक ठंडी सांस ली। चलो छोड़ो, ऐसा समझो कि मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं था। अब से अगर पॉसिबल हो तो मैं उम्मीद करती हूं कि तुम उन दोनों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखोगे, दोनों सिस्टर्स का। फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो तो सीधे मेरे पास चले आना। इसे मेरा एक फेवर समझो जो मुझ पर उधार रहेगा। लियू शाओशुई को इस हद तक जाते देखकर मेरे पास हाँ में सिर हिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जियांग वानिन को अंदर बुलाने से पहले लियू शाओशुई ने मुझे स्पेशली वार्न किया कि वानिन को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पहले सब कुछ अच्छे से हैंडल हो जाने दो। मुझे इस बात से बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मैं भी नहीं चाहता था कि जियांग वानिन को उन बकवास यादों को फिर से याद करना पड़े। फिर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोलने के लिए रेडी हो गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं सच में सरप्राइज रह गया, क्योंकि मुझे एक डरने की आवाज आई जिस पर मैंने तुरंत रिएक्ट किया। मैंने जियांग वानिन को मजबूती से अपनी बाहों में थाम लिया और अपनी बाहों में आई उस लड़की को देखने लगा। मेरे चेहरे पर एक हेल्पलेस सी स्माइल आ गई। सिस्टर वानिन, तुम्हें दरवाजे से चिपक कर बातें सुनने की क्या जरूरत थी भला? ये सुनते ही जियांग वानिन जल्दी से खड़ी हुई और मेरी बाहों से बाहर निकल गई। उसका छोटा सा चेहरा एकदम गहरा लाल हो गया था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और धीरे से बुदबुदाई, क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी? यह देखकर लियू शाओशुई की हंसी छूट गई। तुम्हें आखिर किस बात की इतनी टेंशन थी? क्या तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे इस फ्रेंड को कच्चा चबा जाऊंगी? लियू शाओशुई का ये टीजिंग अंदाज देखकर जियांग वानिन ने हड़बड़ी में ना में हाथ हिलाया। अरे ऐसा नहीं है आंटी लियू, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। उसे इस तरह परेशान देखकर लियू शाओशुई की स्माइल और ज्यादा बढ़ गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं लिन यी, और मैंने बस एक नॉर्मल सी बात की है, कोई बड़ी बात नहीं है। तब जाकर जियांग वानिन ने सच में चैन की सांस ली। चलो ये तो अच्छा हुआ। शाम के 5:30 बजे तक जियांग वानिन लियू शाओशुई से बाय बोलने के लिए खड़ी हो गई। आंटी लियू, वानिवान भी अब घर आती ही होगी। मुझे घर जाकर डिनर रेडी करना है। लियू शाओशुई ने जियांग वानिन का हाथ पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जाने नहीं देना चाहती। ठीक है, भले ही तुम अब यहां काम नहीं करोगी, पर इस अकेली औरत से मिलने अक्सर आती रहना भूलना मत। फिर उन्होंने कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए। अब जब तुम और लिन ये नेबर्स हो तो कोई भी बात हो तो एक दूसरे की हेल्प कर दिया करना। बात करने में ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी उसे तुम दोनों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दे दी है। लियू शाओशुई ने आगे कहा, तुम दोनों को अब से ज्यादा एक दूसरे के टच में रहना चाहिए। जब भी फ्री टाइम मिले तो एक दूसरे के घर जा सकते हो या साथ में खाना खा सकते हो। लियू शाओशुई को बात करते करते और भी ज्यादा एंथुजियास्टिक यानी एक्साइटेड होते देख मैंने जल्दी से उन्हें बीच में ही रोका। आप बिल्कुल फिक्र मत करो आंटी लियू, अगर उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। फाइनली हम लियू शाओशुई को बाय बोलकर वहां से निकल पाए। हम दोनों साथ में अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। घर के रास्ते में झांग हुआनिन ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, आई एम सॉरी यार। आमतौर पर आंटी लियू काफी रिजर्व रहती हैं, पर जब भी उन्हें मौका मिलता है वो बहुत ज्यादा बोलने लगती हैं। पर एक्चुअली वो दिल की बहुत अच्छी इंसान है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, मुझे भी लगता है कि आंटी लियू सच में एक वंडरफुल इंसान है। फिर हम पूरे रास्ते हंसते मजाक करते हुए घर आ गए। जब हम अपने अपने दरवाजों के सामने अलग होने वाले थे तब जियांग हुआनिन ने मुझे अंदर जाने के लिए अपना दरवाजा खोलते हुए देखा। अचानक ना जाने क्या सोचकर उसके मुंह से अचानक निकल गया, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर के अंदर आकर बैठना चाहोगे? यह सुनकर मैं काफी सरप्राइज होकर पीछे मुड़ा। रही बात जियांग हुआनिन की, तो जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोल दिया है, उसका पूरा चेहरा एम्बैरसमेंट के मारे एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया। वो विजिबली काफी पैनिक नजर आ रही थी और घबराहट में अपने हाथों को ऐसे हिला रही थी जैसे समझ ना आ रहा हो कि उन्हें कहां रखे। वो इसलिए क्योंकि वानियान भी बस थोड़ी देर में आती ही होगी, और वैसे भी मैं बस डिनर बनाने ही वाली थी, तो क्यों ना तुम हमारे साथ ही चलकर खाना खा लो। क्या खुद लिन यी ने भी यही नहीं कहा था? 2 लोगों का खाना बने या 3 का, बात तो ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके इस अडोरेबल एक्सप्रेशन को देखकर मैं एक पल के लिए उसे बस देखता ही रह गया। पर तभी मुझे याद आया कि मैंने दोपहर का खाना भी इन्हीं के यहां मुफ्त में खाया था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी दोपहर में तुम्हारे यहां फ्री का लंच किया है, अब डिनर के लिए मैं तुम्हें फिर से किचन में कैसे जाने दे सकता हूं? एक काम करते हैं,
थोड़ी देर में तुम और वन युआन डिनर के लिए मेरे फ्लैट पर आ जाओ। जियांग वनियान ने तुरंत मना करने की कोशिश की। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ही कुकिंग कर लेने दो ना, जल्दी बन जाएगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने तुरंत अपना दरवाजा बंद कर दिया और उसे और मना करने का कोई मौका ही नहीं दिया। उस कसकर बंद दरवाजे को देखकर जियांग वानयान के पास हार मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पैसिवली यानी न चाहते हुए भी मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करना ही पड़ा। जैसे ही वो अपने घर के अंदर गई, जियांग वानयान का दिमाग फिर से भटकने लगा। इस मोमेंट पर उसका दिमाग पूरी तरह से मेरे ख्यालों से भरा हुआ था। उसने अपना सिर हिलाया और अपने गालों को धीरे से थपथपाया। जियांग हुआनयुआन, आखिर तू अपने दिमाग में क्या खिचड़ी पका रही है? वो तेरी छोटी बहन का क्लासमेट है, तू उससे पूरी 6 साल बड़ी है। जियांग हुआनयुआन ने खुद को संभाला, सोफे पर बैठी और टीवी की आवाज तेज कर दी ताकि उस शोर से वो इन सब फालतू बातों को सोचना बंद कर सके। पर भाई, फीलिंग्स और थॉट्स ऐसी चीज हैं जिन्हें तुम सिर्फ चाकर बंद नहीं कर सकते। 20 मिनट बाद जब मैं किचन में खाना प्लेट में निकाल ही रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, जियांग हुआनयुआन की उस वाइब्रेंट स्माइल ने मेरा वेलकम किया। उसे देखते ही मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया। वेलकम मेरी दोनों लेडीज, बस मुझे 1 मिनट और दो। डिनर ऑलमोस्ट रेडी है। जियांग हुआनयुआन ने चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा। वाह ब्रोलिन, इस एप्रन में तो तुम एकदम परफेक्ट फैमिली मैन लग रहे हो। उसके बगल में खड़ी झांग वानयन ने भी हाँ में सिर हिलाया जब वे दोनों मुझे इस तरह घूर रही थी। मैं चाहकर भी अपनी शर्म को छुपा नहीं पाया और थोड़ा ब्लश करने लगा। मैंने जल्दी से उन्हें अंदर इनवाइट किया। बाहर मत खड़ी रहो यार, प्लीज अंदर आओ और बैठो। ये कहते हुए मैं वापस हड़बड़ी में किचन की तरफ भागा। ऐसी बिजी और फुलफिलिंग लाइफ में टाइम का पता ही नहीं चलता और वो पलक झपकते ही बीत जाता है। देखते ही देखते सैटरडे की सुबह भी आ गई। मैं अभी गहरी नींद में सो ही रहा था कि अचानक मेरे फोन की रिंगटोन ने मुझे जगा दिया। कॉलर का नाम देखते ही मैंने आनन फानन में कॉल रिसीव की। पता चला कि आंटी लियू शाओशुई ने उस घटिया और बकवास आदमी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है और उन्होंने मुझे तुरंत वहां बुलाया था। हेलो आंटी लियू, हाँ मैं जाग रहा हूं। ठीक है, मैं तुरंत आपसे मिलने वहां पहुंचता हूं। मैंने अपनी वॉच में टाइम देखा तो सुबह के सिर्फ 8 बज रहे थे। ऐसा लगता है कि आंटी लियू शाओशुई भी इस मैटर को जल्द से जल्द रफा दफा करने की भारी जल्दी में है। जल्दी से फ्रेश होने के बाद मैंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक उठाई और तेजी से बार की तरफ निकल पड़ा। एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद आंटी लियू शाओशुई ने मुझसे कंफर्टेबल होकर बैठने को कहा। फिर वे बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आए ताकि सीरियसली बात की जा सके। मैंने पिछले कुछ दिनों से इस एरिया के सारे बार्स में अपने लोग नजर रखने के लिए लगा रखे थे। उसका नाम मुया है। उसकी फैमिली का एक होटल बिजनेस है। कल वो फिर से एक बार में दिखाई दिया था। लियू शाओशुई ने अपनी बात आगे बढ़ाई। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने 2 ऐसी लड़कियों का भी पता लगाया है जो पहले उसकी विक्टिम्स रह चुकी हैं। उन दोनों को उसने ड्रग्स दिए थे और फिर एक होटल में ले गया था। उसके बाद उसने फोटोज का यूज करके उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ऊपर से हसमनी यानी मुंह बंद रखने के पैसे देने की वजह से वे कभी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैं मन ही मन हैरान था। सिर्फ उन 2 लड़कियों को ढूंढना और उनका मुंह खुलवाना, इसमें पक्का बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे होंगे। क्या वे उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए रेडी होंगी? लियू शाओशुई की आवाज एकदम काम और शांत थी। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छे से सेटल कर दिया गया है। और रही बात उस प्लान की जो तुमने लास्ट टाइम मेंशन किया था, तो मैंने उसके लिए भी एक बंदा ढूंढ लिया है। ये कहने के बाद उन्होंने तुरंत एक फोन कॉल किया। थोड़े से वेट के बाद हैवी मेकअप किए हुए एक लड़की ऑफिस में आई। उससे एकदम फ्लर्टेशियस और सिडक्टिव वाइब्स आ रही थी। पर जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो तो एक प्लास्टिक सर्जरी वाली ब्यूटी थी। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि भाई मेरे घर पर जो 2 नेचुरल ब्यूटीज हैं, मेरा तो अभी तक उनसे ही मन नहीं भरा है। वो जैसे ही अंदर आई, उसने लियू शाओशुई से बड़े नखरे और कोकेटिश वॉइस में बात की। सिस्टर लियू, ऐसा क्या काम था जिसके लिए आपने मुझे यहां बुलाया? उसकी आवाज सुनते ही लियू शाओशुई ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे तुमसे एक आदमी को हैंडल करवाना है। अगर तुम एग्री हो तो आगे की बात सुनो, अगर नहीं तो तुम अभी जा सकती हो। सोंग मेयर। तभी उसकी नजर साइड में बैठे मुझ पर पड़ी और मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। क्या मुझे इस हैंडसम से छोटे भाई को हैंडल करना है? ये बोलते बोलते वो खिसककर मेरे काफी क्लोज आ गई। यह सीन देखकर लियू शाओशुई के चेहरे पर
गुस्से के एक्सप्रेशन साफ दिखने लगे। उनकी आवाज एकदम कोल्ड यानी तीखी हो गई। बेहतर होगा कि तुम अपनी तमीज में रहो। लियू शाओशुई का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर सोंग मेयर ने एक नकली स्माइल पास की और सीधे होकर बैठ गई। अरे मेरी प्यारी सिस्टर लियू, आप तो फालतू में गुस्सा हो गई। मैं तो बस इस हैंडसम भाई से थोड़ी जान पहचान बढ़ाना चाहती थी। उसकी वो अजीब सी नखरे वाली आवाज सुनकर भाई मेरे तो पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हड़बड़ी में अपना हाथ हिलाया। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सोंग मेयर ने मुझे एक चिड़ी हुई नजर से देखा, पर वो समझदार थी इसलिए उसने आगे कुछ नहीं बोला। आफ्टर ऑल, इस बार लियू शाओशुई ने जो प्राइस ऑफर किया था वो काफी ज्यादा हाई था। फिर लियू शाओशुई ने उसे पूरा प्लान समझाया कि उसे एक्चुअली करना क्या है। सब कुछ सुनने के बाद सोंग मेयर तुरंत एग्री कर गई। अब जब प्लान पूरी तरह सेट हो चुका था तो बस मछली के जाल में फंसने का वेट करना बाकी था। जैसे ही प्लान कंफर्म हुआ, मैं सीधे वहां से निकल गया। अब आगे का काम मेरी सिरदर्दी नहीं था, मुझे तो बस बार की तरफ से मिलने वाले नेक्स्ट अपडेट का वेट करना था। मैं जैसे ही बार के एंट्रेंस यानी मेन गेट पर पहुंचा, तभी मेरे पीछे हाई हील्स की खटखट की आवाज गूंजी। हे हैंडसम, इतनी जल्दी में कहां भागे जा रहे हो? क्या सीन है? चलो आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं ताकि बाद में आराम से बात हो सके।